जय हिंद सभी को। और आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी के साथ मैं लाइव हूं और आप सभी को टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक के विभिन्न चुनिंदा क्वेश्चनों को आप सभी के साथ लाया गया है। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय मतलब श्रेणी के क्वेश्चन को लेके आए हैं। पहले श्रेणी में आप सभी को सब्जेक्टिव करा रहा था, द्वितीय श्रेणी में आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। तो आज उस टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने का उपयोग, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। बच्चों इसका आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन दूसरी तरफ से लेके चलता हूं कि दाढ़ी बनाने की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, दाढ़ी बनाने का दूसरा नाम हजामती होता है। हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण का एक खोखला भाग होता है। जब हम लोग गोलीय दर्पण को दो भागों में काटते हैं तो पहला भाग अवतल दर्पण और दूसरा भाग उत्तल दर्पण तैयार होता है। अवतल दर्पण के बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठी या उभड़ी रहती है। अवतल दर्पण जो आपका होता है उसका उपयोग गाड़ी के अग्रदीप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे आम भाषा में हेडलाइट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। रोगियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर आंख, कान, नाक और गले विभिन्न प्रकार के चीजों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी इन सभी चीजों को जानने के बाद आप ये समझ पा गए होंगे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दूसरा, जो जैसा कि आप सभी को मैं बता दिया हूं, आप क्वेश्चन देखते धुआं धुआं कर दीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, दंत विशेषज्ञ दर्पण किन चीजों के द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दंत विशेषज्ञ का मतलब होता है दांत का डॉक्टर। भाई फिजिक्स में जहां डॉक्टर आ गया आप याद रखिएगा, दर्पण की बात आएगी डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो आंख मूंद के लगा देना है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। पहले यह समझिए, अवतल दर्पण पर जितने सारे प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरा वास्तविक की कंडीशन आती है, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो, वस्तु से यहां पर लिखता है कि वस्तु के प्रतिबिंब जो है वो आभासी है यानी काल्पनिक है, और बिंब से क्या है, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी छाया, ठीक है, इमेज, सॉरी। तो इमेज जो है वो क्या हो, वस्तु से बड़ा हो तो कहां रखने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से अगला है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को अंग्रेजी में पी कहते हैं यानी पोल से दिखाते हैं, और मुख्य फोकस यानी एफ के बीच। साफ साफ याद रखिएगा, पी और एफ के बीच यानी पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर आप रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा अर्थात काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर बार बार रिपीटेशन दे रहा हूं कि मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस के बीचों बीच जब आप रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ पे आप समझ लीजिए समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की संभावना होती है, लेकिन मैं आपको कहूं कि उत्तल दर्पण ऐसा है कि जो ऐसा है कि यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है एक अवतल और समतल अलग अलग दिया है, इसलिए यहाँ पे समतल और उत्तल कहना गलत है बच्चों, यहाँ पे लगाना है अवतल और उत्तल, क्योंकि समतल दर्पण में वास्तविक का मतलब ऑप्शन थोड़ा गलत दिखा गया है। समतल दर्पण में वास्तविक बनने के प्रतिबिंब बनने की ही समस्या होती है, वहां काल्पनिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अथवा अवतल और उत्तल दोनों में क्या है, काल्पनिक बन जाता है। जो मैंने आपको बताया था फोकस के सॉरी मिरर के जब पीछे, दर्पण के पीछे जब जाके बनता है तो इमेज काल्पनिक बनता है, ठीक है, और सामने जब बनता है तो वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिखाई दे कि यदि किसी विश्व नहीं लिखा है, वस्तु लिखना चाहिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो क्या होगी। देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m का मान अगर ऋणात्मक होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक गलती से लिख दिया है टाइपराइटर महोदय, थोड़ा शुद्धि दूर करिए। ये लिखा रहेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का अगर आवर्धन ऋणात्मक है, निगेटिव बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनने की परिस्थिति दिखाता है। निगेटिव साइन आपको वही शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि कितना भी दूरी पर बन जाए और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर से सीधा ले रहे हैं, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं और वह साइड मिरर जो होता है वो बहुत आपसे क्या होता है, दूर होता है। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें कौन से जाएंगे बच्चों, यहाँ पर दिया दे रखा भी ऑप्शन क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है केवल अवतल, केवल समतल, समतल या उत्तल या केवल उत्तल। तो आप जवाब क्या दीजिएगा, केवल उत्तल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है बच्चों, अवतल दर्पण से बनता है। अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की संभावना है, ना कि समतल दर्पण। तो ऑप्शन वहां से गलत था और यहाँ पे हम लोग लेकर के चले आए। ये तो बहुत इजी है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, हजामत दर्पण बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण। नहीं भैया, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हजामती दर्पण में किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल, तो हजामती में किसका, अवतल दर्पण का। अगला सवाल आपके सामने है कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर क्या है। तो आर बराबर क्या होगा बच्चों, 2f होगा। आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। सबको पता है कि वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, या f बराबर जो होता है r/2 होता है। ये दोनों, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला यहाँ पे देखिए, सर्च लाइट। सर्च लाइट का मतलब होता है जिससे आपके घर में चोर घुस गया है और उसको सर्च मारना है, तो क्या करिएगा, टॉर्च का इस्तेमाल करिएगा। और उस लाइट के आगे जो लगा रहता है, तो भाई हेड लाइट हुआ ना, लाइट के आगे जो आगे लगा रहेगा दर्पण, वो कौन सा होगा, हेड लाइट होगा। और हेड लाइट के आगे जब आप किसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो आंख मूंद के क्या लगाना है, अवतल। कौन लाइट, अवतल। तो याद रखिएगा, अवतल टॉर्च के आगे भी लगता है। अगला सवाल, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर बीम की प्रकृति धनात्मक होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर धनात्मक है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो उसी का आप आंसर उल्टा कर लेंगे। जब किसी का आवर्धन निगेटिव होगा तो वास्तविक होगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। लेकिन जैसे ही किसी का धनात्मक होगा, आवर्धन का मान पॉजिटिव होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। बस उसका उल्टा याद रखना है। ये वाला निगेटिव अगर हो गया, -m अगर हुआ, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और ये जैसे ही पॉजिटिव होगा बालक, तो वो क्या होगा, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चल जाएंगे, डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को बच्चा को पता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने आपको बहुत बार सब्जेक्टिव में करा रखा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और टकरा कर लौट जाती है, लौटने की इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो समतल दर्पण पर प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। यहाँ पे टाइपराइटर महोदय से मिस हो गया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सवाल दे दीजिएगा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, आपको याद होगा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सीधा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, और वास्तविक आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहां से कहां तक रख रहे थे, तो P और F के बीच में रख रहे थे। और वो कौन सा दर्पण था बच्चों, अवतल दर्पण। इसलिए आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। 14वें क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन तो हलवा वाला है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखो, गोलीय दर्पण में फोकांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच यही संबंध है। जैसा कि अब r = 2 तो होगा नहीं,
एफ बराबर 2 तो होगा नहीं, एफ बराबर आर तो होगा नहीं, तो एफ बराबर क्या होगा 2r। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी ये जो चारों का चारों आंसर ऑप्शन जो है वो सब का सब गलत है। आंसर होगा r बराबर 2f अन्यथा f बराबर r/2, ये दोनों में से कोई होगा। यानी चारों ऑप्शन में सब क्लियरली देख रहे हैं कि कोई नहीं है, या हो सकता है महोदय से लिखते समय, ठीक है ना, यहाँ पे by2 छूट गया हो। ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, by2 करके लिख देंगे ऑप्शन में। अभी नया है टाइपराइटर महोदय, उसको थोड़ा क्षमा करिए, मैं आपको सुधार करके दे रहा हूं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सबको पता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होती है वो क्या बनेगी, तो वास्तविक बनेगी और सीधा बनेगी भैया, आभासी और बराबर बनेगी, ठीक है ना, ये भी संभावना है यहाँ पर। अब यहाँ पे जब ये बराबर बनने का चांस है लेकिन वास्तविक के साथ, यानी इसका आंसर होनी चाहिए बच्चों वास्तविक और समान, ठीक है ना, सीधा भी, ठीक है। तो इस दोनों में ऑप्शन से ज्यादा सटीक यही जाता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक तथा सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगला सवाल, आप सोच रहे होंगे कि रेड वाला आपका आंसर है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, वो आंसर नहीं है, कभी काल आपका तुक्का लग जा रहा है, ठीक है ना। रेड वाला 100%, ठीक है ना, रेड वाला 100% जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, रेड वाला जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है, परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। इसके बाद जो है अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होती है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, परावर्तन के नियम निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि विचलन कोण तो होता ही नहीं है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण होता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दीजिए बाबू हो, अगर तुमको दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब आर का मान दिया, आर कितना दिया है बच्चों 32 सेंटीमीटर, तो तुमको निकालना है फोकस दूरी। तो एफ बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो, r/2, मतलब 32/2 करके कितना हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। तो जवाब क्या देंगे +16। अब तुम बोलोगे सर ये +16 और -16 हो सकता है, ऑप्शन में -16 दे दिया, हालांकि यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है और हमें प्लस लिखा है, यहाँ पे कुछ अंतर ही नहीं है। मैं आपको बता दूं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, यहाँ पे ऑप्शन में इनको करना चाहिए निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस अगर लिख दिया तो ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो होती है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये याद रखिएगा। जो दर्पण में होता है वो लेंस का उल्टा होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, अभी मैं बताया वास्तविक होगा, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों। कैसे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला आखिरी सवाल जो 20वां नंबर सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने की कोई संभावना नहीं है, मैं भी बार बार चर्चा कर रहा हूं, या तो अवतल दर्पण नहीं तो उत्तल दर्पण या सभी दर्पण से। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दो जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अवतल में और उत्तल दोनों में बन जाएंगे कौन से प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे समतल दर्पण में कुछ ऐसे विशेष कंडीशन होते हैं जहां v परिवर्तन के द्वारा किसी वस्तु में काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, या अन्यथा इन्हें ऑप्शन डी की जगह पर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो इस प्रकार आप लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं सारे आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया हूं। अगला वीडियो आपके साथ जल्दी हाजिर होगा, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।